तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए यूजीसी नेट द्वारा आपकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, आंसर की जारी कर दी गई है और उसके अनुसार कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, गलत किए हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। या फिर जो अगली परीक्षा में जो देने वाले हैं, अगली जो बार जो परीक्षा होगी जून जुलाई में, उसमें अगर परीक्षा आप देने वाले हैं तो आप यहाँ से सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप की प्रश्न पत्र कैसे आने वाला है, उन सब चीज़ों को। साथ ही साथ यहाँ पर जो 51 प्रश्न से लेकर 150 प्रश्न तक जो है हमारे जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है, यानी कि क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी का सॉल्व कर रहे हैं तो 51 से लेकर 150 तक का जो प्रश्न पत्र होता है वो सेकंड पेपर आता है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। वहीं 1 से लेकर 50 तक जो आपका पहला प्रश्न पत्र होता है वो आता है। उसके अंतर्गत आपका शोध आवृत्ति, आपके रिसर्च मतलब जो आपका आईसीटी हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उसके साथ साथ आपका सेक्शन मतलब जो प्रश्न जो है 10 यूनिट आते हैं उनसे पूछा जाता है। यहाँ पर हम पहले प्रश्न पत्र की बात नहीं करेंगे, जो दूसरा है हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी बात करने वाले हैं। तो हिंदी के प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिएगा, अगर आपको लगे कि किसी प्रश्न में आपको आपत्ति लग रही है कि हाँ ये प्रश्न गलत है दिया है एनटीए ने, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, यानी कि जो 51वां है ये पहला प्रश्न समझिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहानी के कौन से अंश असत्य है? तभी सहसा डंडहारे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए। वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। ये अमृतसर आ गया कहानी से लिया गया है। इस घटना को याद करके और पिता से प्रसन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर बैठने के लिए मना कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। क्या ये सही है? यानी कि इसमें आपको जो 2 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन कौन से हैं जो असत्य है वो हमें छांटने हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सत्य है, ये अमृतसर आ गया से है, और ये वाला असत्य है। ककड़ी जल में जाकर स्थायी विवर फोड़ सकती है। क्षण भर जल का समतल उलट पुलट कर इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान रहने देती है। तो ये कानों के कंगन से है, तो ये तो कहीं आपको देखने को नहीं मिला, तो मुझे यही लग रहा है। अगला है, विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला सही है, तो यार जिसमें पहला होगा उसे को आप हटा ही दीजिए, ऐसे भी आपको तुरंत सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा समय को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन टाइम मैनेजमेंट बहुत आपका देखने को मिलता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी सही होती चली जाती है। कई बार ऐसा होता है तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन आपका जो प्रश्न जो आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं आप प्रश्नों को समझने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत समस्या देती हैं। तो ये वाला, मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचने में भी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ दिया था। ये धुलाई वाली कहानी से है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए आपका ये जो 4th है ये सही हो जाएगा। आयोग ने भी यही दिया है और यही सही है। अगला प्रश्न है 52 यानी कि दूसरा, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उसे उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में की गई है? यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद जोशी या जैनेन्द्र? तो ये स्वयं अज्ञेय जी ने ही ये टिप्पणी की है और ये भूमिका में है, ये इन्होंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल से अगर कहीं प्रश्न ना पूछा जाए तो हो ही नहीं सकता। कविता क्या है? निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही बताने हैं। भावों से सीधा और पुराना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस वही देखना है। भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे, ये कहीं देखने को मिला था आपको? कविता क्या है निबंध में। काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है।
इसमें अधिकांश जनता घी खा पाती है, चुपड़ी रोटी पा जाती है। तो कौन सा सही होगा इसमें से आपको बताना है। तो आयोग ने दिया है सी और डी। तो यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। तो ये जो दो ऑप्शन है ये सही यहाँ पर है। तो कौन सा हो गया? 2, सी और डी, ये सही हो गया। अगला प्रश्न है, हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्नों को देखते चलेंगे। आयोग द्वारा दी गई कुंजी उसके बारे में बात करेंगे। ईदगाह कहानी के आधार पर समी ने मेले से क्या खरीदा था? भिश्ती, बंदूक, खंजीर, खंजीर नहीं खंजरी होना चाहिए था, वकील साहब। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल खंजरी खरीदी थी उसने, खंजरी ही है। अगला प्रश्न है, देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही है तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा या एक लेखक की डायरी। तो ये किससे ली गई है? 55 का बताइए। तो ये ली गई है आवारा मसीहा से। अगला प्रश्न है, आपहुदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रमांक बताइए। कौतूहल, सवालों के साए, दोहरे मापदंड, मिथक ढह गया, जब आस्थाएं टूटती हैं। तो इसका आयोग ने सी दिया है। पहले आएगा जब आस्थाएं टूटती हैं, फिर दोहरे मापदंड, फिर कौतूहल, फिर सवालों के साए में, और फिर आएगा मिथक ढह गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित है, के आधार पर निम्न रचनाकारों को या कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रसिक गोविंद, चिंतामणि, देव, कुमारमणि या ग्वाल, यानी इन्हें क्रम से लगाना है क्योंकि। तो इसमें हो गया आपका, पहले आएंगे चिंतामणि, फिर आएंगे कुमारपाल, फिर आएंगे देव, फिर आएंगे रसिक गोविंद, और अंत में ग्वाल आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का जो प्रश्न है अगर देखा जाए बहुत डीपली पूछा जाता है। अगला है ये अभिकथन और कारण वाला। तो एक अभिकथन है और एक कारण है, देखना है आपको। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरशैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित किया है। रीजन है या कारण है, लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनकी कॉपी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। तो इसमें ये कथन भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है, उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित किया है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और तथा दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर ये कथन है, ये बताने हैं कौन से सत्य हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। और एक गोभी वाले के ठेले से दूध उड़ेल दिया, वृद्धा से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, एक छावड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई, लड़के पर पत्थर मारा, कुत्ते को मोरी में धकेल दिया। कौन कौन से इसमें सही हैं? तो इसमें है एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और एक छावड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई। ये दो कथन इसमें सही हैं, यानी कि पहला। अगला प्रश्न है, बंग महिला कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को हिंदी बनी कहानी में पहले से बाद के क्रम में आने के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट, हॉलीडे, ट्रांसफर। कौन कौन से कथन, मतलब ये कथन कौन से पहले आए हैं, पहले कौन सा आया फिर बाद में कौन सा आया। तो इस प्रकार से देखो रटने वाली चीज़ें ये हैं। तो ये प्रश्न तो यूजीसी नेट में पूछना थोड़ा लगता है, लेकिन यूजीसी नेट बहुत हर बार 2 3 4 प्रश्न ऐसे पूछते ही हैं। सभी रटने वाले नहीं, लेकिन 1 2 ऐसे रटने वाले जरूर पूछते हैं। तो कौन सा इसका सही होगा। तो सबसे पहले आएगा डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र, फिर एप्लीकेशन, इसके बाद हॉलीडे और अंत में इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये मूल प्रश्न पत्र है जो वेबसाइट उससे डाउनलोड किया गया है एनटीए की साइट से। प्रेमचंद घर में के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ, परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। कुछ पूर्व का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। जब हम ऊँट गाड़ी से उतरे, मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। तो कौन सा कथन पहले आएगा, उसके आधार पर ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा सी, यानी कि कुछ पूर्व का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर से लोगों ने बुलाया, जब हम ऊँट गाड़ी से उतरे, मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। फिर उसके बाद आएगा उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी। जब मैंने उनकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके बाद आएगा जब तक इंसान अंधेरी रात न देख ले तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। और सबसे अंत में मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ, परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। ये प्रेमचंद घर में से कथन लिए गए हैं। तो देखो कथन किस प्रकार से पूछे गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। अगला है सूची मिलान है। एक तरफ पंक्तियां हैं, एक तरफ निबंध है, इनको मिलान करना है। तो ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, देखते हैं घुड़की का अर्थ ओज भरी, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार दिखना। और इधर निबंध भारत वनोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे और कविता क्या है। तो ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, तो ये दिल्ली दरबार दर्पण से है। इसके बाद तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। तो ये लिया गया है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो पहले में सेकंड इसमें है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, पहले में सेकंड इसमें है और ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी, ये हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे से। जो खुद, अच्छा नहीं, सी का फोर्थ, ये हो जाएगा कविता क्या है से। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, ये शिव शंभू के चिट्ठे से। अगला प्रश्न है, जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो, उठ जाग मुसाफिर, शिव शंभू के चिट्ठे, संस्कृति और सौंदर्य। ये किससे ली गई है, उठ जाग मुसाफिर से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझ लेऊ जो बूझे पारो। उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। वही उसी प्रकार का प्रश्न, मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, चित्तई वार्ता। तो ये किससे ली गई है, पद्मावत से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 कथन है, वही अभिकथन और कारण से है। भारतेंदु के जाति विवेकनी सभा और सभे जाति गोपाल की लेखों में सामासिक व्यंग है।
काशी के पंडित जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके साक्ष्य है। ये कथन है, ये कथन तो सत्य है। भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? दोनों। ये और दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सूची है, एक तरफ कविता है एक तरफ कवि है। तो विजयिनी विजय वैजयंती ये किसकी है, ये आपको बताना है। तो विजयिनी विजय वैजयंती है भारतेंदु जी की। तो जिसमें दो हो उसे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय बारहमासा देख लेते हैं। बारहमासा किसकी है? बारहमासा राधा कृष्णदास की है। तो सी का फोर्थ इसमें भी है, सी का फोर्थ इसमें भी है। फिर उसके बाद महापर्व किसकी है, किसका है? तो महापर्व हो गया प्रताप नारायण मिश्र जी का, और ये हो गया प्रेमगंज जी का। तो इसीलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत। अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और अलंकार दिए गए हैं, पंक्तियों को अलंकार से मिलाना है। प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जो जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो ये तो आपको पता ही है, ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है, और इसी से मुझे लगता है सही हो भी जाएगा, पहले का थर्ड। ठीक है। असमानस मानस चख जाही, तो ये किसका हो जाएगा? ये यमक अलंकार होगा। असमानस मानस मानस चख जाही। अनियारे दिरग द्रगनी कितने तरुणी समान, वे नैना और कछु जिही बसत होत सुजान। ये किसका है? ये कौन सा अलंकार का उदाहरण है? तो ये है अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, और ये आपका सेकंड से होगा मानो वाला उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो मनु जानो जनु। अगला प्रश्न है, इसमें भी कथन है और कारण है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने अशिक्षक बुद्धि की शिक्षाओं से किया है। कारण है, डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। उपयुक्त कथन के ये कथन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये सत्य है लेकिन दूसरा वाला सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तरफ काव्य लक्षण है और दूसरी तरफ उनके। तो यहां मम्मट, दंडी, वामन, भामय और रुद्रट। तो कौन कौन से, अच्छा सुमेलित कौन से हैं? 2 युग्म सुमेलित है, कौन कौन से सुमेलित है? तो पहला सुमेलित मम्मट नहीं है इसका, और इसका है डी और बी ये, और ये दंडी। शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छनावली पदावली और भामा का शब्दार्थ तो सही, तो काव्यम ये सही है, और बाकी असत्य है या अशुद्ध कह सकते हैं। नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। उपयुक्त कथन मानस का हंस से लिया गया है, किस पात्र द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। तो ये है कथन तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लेखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा
कृष्णकली, तो यही सही हो जाएगा कृष्णकली। महाभोज, दिलोदानिश, और उसके बाद आ जाएगा मरजीवा, फिर उसके बाद आ जाएगा अंतर्वशी। अगला प्रश्न है कथन, अभिकथन और कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव के लिए प्रकृति दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं है, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते हैं। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दोनों ये कथन सही है, कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी ये करता है। नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है और इसकी ये व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? आकांक्षा, योग्यता, क्रम या संक्षिप्तता। तो इसमें योग्यता नहीं है, किस लाठी से खेत नहीं जोता जाता है। अगला प्रश्न है पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेत चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। ये प्रसाद की पंक्ति है, किस नाटक से ली गई है बताना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी या कामना से। तो ये ली गई है ध्रुव स्वामिनी से। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से निम्नलिखित पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। आज शिव शंभू बुलबुल का राजा ही नहीं महाराजा है। आपकी भारत में स्थिति की अवधि में के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन प्राप्त हो चुका। आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुल का स्वप्न ही देखा है। यहाँ की प्रजा के लिए कुछ भी कर्तव्य पालन किया है। आपने यहाँ की प्रजा के लिए कुछ भी कर्तव्य पालन किया। तो क्रम से ये लगाना है। तो पहले ये आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा ये। तो पहला हो जाएगा आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। उसके बाद आ जाएगा आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन किया है। यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन किया। इसके बाद आ जाएगा बी आपकी भारत में स्थिति की अवधि 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और सबसे अंत में आ जाएगा सी अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। अगला प्रश्न है गोदान से है। गोदान उपन्यास के पात्र हैं, उनकी विशेषता है होरी है, सोना है, गोबर है और रूपा है और उनकी विशेषता है। तो इसमें थर्ड हो जाएगा। जो होरी है वो सांवला पिचका हुआ चेहरा है, उसका उल्लेख किया गया है ना, जो आपका उपन्यास है मैलांचल उसमें इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। सोना है, सोना जो है सांवली सुडौल प्रसन्न और चपल है। गोबर जो है सांवला लंबा एक गहरा युवक है और रूपा मैली ढीली और रोनी लड़की है। और ये इनके ही बच्चे हैं, होरी के ही। अगला प्रश्न है आगरा बाजार से। आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार लगाइए। और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और वह जो मर गया है सो है वह भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी, बदशक्लो बदनुमा है सो वह भी आदमी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आएगा सबसे पहले दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी पहले नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा जो है टुकड़ों को मांगता है सो है वह भी आदमी। इसके बाद आ जाएगा या ये और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी। उसके बाद आ जाएगा बदशक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी। और अंत में आ जाएगा
और वह जो मर रहा है सो है वह भी आदमी। अगला प्रश्न है, रसात्मकता की मध्य कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की? साधारणीकरण न तो आश्रय यानी कि राम का होता है, न आलम्बन सीता का होता है, पितु वह कवि की अनुभूति का होता है। ये कथन किसका है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त या धनंजय? तो ये कथन है नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों के से संबंध कौन से कथन असत्य है? वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के लिए अलग अलग होने चाहिए। एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं। लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम होना चाहिए। तो कौन सा इसमें असत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें सी और डी असत्य है। अच्छा, दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम, अच्छा भ्रम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही 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 है, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? एक। अगला प्रश्न है, गोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जैव करई परम महासुख एक हुकण दुरई अशेष हरई। उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सरहपा, शालिभद्र सूरी, आचार्य देवसेन या लुइपा? तो ये है सरहपा की पंक्ति। अगला प्रश्न है, दो कथन है, अभिकथन है और कारण है। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकार या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। यह कथन सही है। यीट्स ने मात्र दो प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक, विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक। तो ये नहीं है सही। तो कौन सा हो जाएगा आपका? दोनों सही हैं और ये व्याख्या नहीं करते हैं दोनों एक कथन के। तो कथन दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। प्रश्न है, मतलब मिलान करना है पात्र उनकी विशेषताओं के आधार पर। क्या भूलूं क्या याद करूं? पात्र हैं उनकी विशेषता के आधार पर। तो अब पात्र के साथ साथ पात्र की विशेषता भी पूछी जाने लगी है। पहले पात्र पूछे जाते, फिर गौण पात्र पूछे जाने लगे, अब पात्र की विशेषता से सवाल पूछे गए हैं 2026 जनवरी में। मोहनलाल जो है कौन सा हो जाएगा? ये इसका उत्तर है सेकंड। मोहनलाल हो जाएगा अंधे बिना बाल बच्चे वाला। मोहनलाल अंधा बिना बाल बच्चे वाला। सरजू हो जाएगा खरदिमाग, जिद्दी और घमंडी। सी हो जाएगा गणेश प्रसाद, परिवार में एमए तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। ठाकुर प्रसाद हो जाएंगे अधिक महत्वाकांक्षी। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती अही, जामे मारक प्रेम का, सबे सराहे ताही। अमीर खुसरो का, मलिक मोहम्मद जायसी का, शाही मिर्जा का या मुल्ला वजही का? तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के निम्नलिखित गीतों की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ये कसक अरे आंसू सहजा। उसके बाद आएगा बनकर विनम्र अभिमान मुझे। फिर उसके बाद आएगा मेरा अस्तित्व बता रह जा। फिर इसके बाद आएगा बन प्रेम छलक कोने कोने। और अंत में आएगा शीतलता फैलाता बह जा। अगला प्रश्न है,
पंक्ति हैं और रचनाकार हैं। और इसका ये सही हो जाएगा। तो श्रुति क्यों न हो, प्रतिकूल है जो स्थूल वही प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त से हम दम्भ में आपाद मस्तक लिप्त हैं। ये है मैथिली शरण गुप्त की। प्रशस्त शाखा तरुवृंद की उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य थी। ये कथन है हरिओत जी का। नव सागर के अंतस्थल में जैसे छिप जाता महामीन मृद मरुत लहर में फनोपम तारागण झिलमिल मिले हुए दीन। और ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसन्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों से गंध विहार। और ये कथन हो गया पंत जी का। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। काव्य शास्त्र है सत्यदेव चौधरी जी का। तो इन विशेष किताबों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा सेकंड, यानी कि इसमें सबसे पहले आएंगे दंडी, फिर उसके बाद आएंगे उद्भट, फिर उसके बाद आएंगे आपके सी धनंजय, फिर आएंगे महिम भट्ट और फिर अंत में आएंगे जयदेव जी। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सुख कैसे मिला, यानी कि पहले पंक्तियां हैं, पंक्तियां जो है निबंधों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं से, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। तो ये तो पहले ही पता चल रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और माता बिना आदर कौन करे, ये कथन जो है ये है उठ जाग मुसाफिर से। जो खुदा को देखता हूं तो मैं देखता हूं तुमको, ये है मजदूरी और प्रेम से। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से जो है कथन है और पात्र हैं, उनको सुमेलित करना है। दिलफिगार है, दिलफिगार है। और ये है दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज मौजूद है, मगर वह क्या है। हजरत खिज्र यानी कि एक जो बुजुर्ग था, उसका कथन है, मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। और इसके बाद है दिल फरेब का जो कथन है, ये है, पहला अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। और घायल सिपाही है, तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरे अतिथि सत्कार करने योग्य नहीं है। और ये अंत में आता है कहानी में। अगला प्रश्न है, यह धरती एक चरागाह है जिसकी घास जितनी ही रोंदी उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपयुक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस पात्र द्वारा कही गई है, किस पात्र ने ये कही है। तो ये पात्र सत्यवीर, सिपाही, दुर्जन या करमवीर। तो ये करमवीर का कथन है। हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो और बढ़ती जा रही है। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध कविता क्या है, से कौन सा लिया गया है। तो ये लिया गया है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे। धर्मवीर भारती, रघुवंश, ओम प्रकाश या ब्रिजेश्वर वर्मा। तो इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें से ओम प्रकाश नहीं है।
बाकी धर्मवीर जी हैं, रघुवंश है और ब्रजेश्वर वर्मा है। असत्य कथन छांटना है। अपभाषा भाषा वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट मानी जाती है। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के लिए उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तक तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। या फिर पर्यटकों तथा राजनयिकों द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो इसमें से जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के लिए उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में, तो ये वाला कथन जो है ये असत्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सामर सेट ने सैडनेस एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? समाजवादी, यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी या आदर्शवादी? तो कौन सा सही होगा इसमें से? मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया से संबंधित है? तो इसमें से कौन से कथन जो है वो तुलसीराम की मुर्दहिया से संबंधित है? तो इसमें से दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी और उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। और इसमें से उनकी इस विद्या का रहस्य था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ी वाली एक पुस्तिका होती थी। ये 3 कथन इसमें से सत्य है। यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई थी कि 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, धरती धन अपना, तमस, झूठा सच या राग दरबारी? तो ये राग दरबारी के है, अंत में भूमिका दी गई है। भूमिका का अंतिम वाक्य ये है, खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। तो ये वियोगी हरि की है। इन पंक्तियों में आरती व्यंजना का कौन सा प्रकार या रूप है? यानी कि व्यंजना पूछी गई है, शब्द शक्ति आरती व्यंजना बताई है, लेकिन आरती व्यंजना का कौन सा रूप इसमें है? तो देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें है बोद्धव्य, वैशिष्ट्य, आरती व्यंजना। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया। चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एकरूपता या अनविनित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। तो इसमें से जो है त्रासदी मात्र पाठ्य ही होता है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, सभी औरतों ने कथन है और कारण है, सभी औरतों ने आंसू बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले ते जाले बाबल गुड़िया मेरी नई खेडन ते चाह होइए, मारोंदी दी अंगिया भिजी गई, रोए दरिया बहे मेरा वीर रोए, सारा जग रोए मेरी भाबिया मन चाव होवे। उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है और ते हंसी और चुहल के साथ गीत गाते हुए भी आंसू बहा रही हैं, क्योंकि विदाई में यह स्वाभाविक बात है। गीत में उसी चुहल और विदाई की रुलाई के भाव का अंकन किया गया है। तो इसमें से ये कथन भी सही है और इसका ये सही व्याख्या है। पुरुषों का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज राउस का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है।
पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। हुनरमंदों से पूछ जाते हैं बाबे हुनर पहिले, सारे गांव में बुलबुल उड़ रही है, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। तो इसमें से कौन सा सही है? शिव मूर्ति से जो लिया गया है वो है हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले। आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन कौन से कथन सत्य है ये बताने हैं। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपने कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। जो बातें तुमने कही है अभी, जो बातें तुमने कही हैं अभी वे बिल्कुल गलत है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जी कर ही जानी हुई बातें हैं। पर तुम लोग इससे बड़े होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेली दम ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगी। उतावली क्यों होती हो? मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता। आपका पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा पीछे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। तो कौन सा कथन है जो लिया गया है आधे अधूरे नाटक से? तो लिया गया है ए और डी यानी कि महेंद्र नाथ वाला, और उतावली की होती हो ये वाला। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम से लिया गया है, जो है पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा हल चलाने वाले का जीवन, फिर उसके बाद में आ जाएगा गडरिये के जीवन, फिर मजदूर की जो आ जाएगी मजदूर की मजदूरी, फिर उसके बाद आ जाएगी मजदूरी की कला और मजदूरी और फकीरी। अगला प्रश्न है हरिओत्कृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम नीलांजना प्रलाप नहीं रखा था। एक सहृदय कवि के मन से मन मिलाकर यह प्रार्थना करता है, वह सत्य है, किंतु लोक भाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्नातुकांत कहते हैं। प्रियप्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। कौन सा कथन सही है ये बताने हैं। तो इसमें से डी और ई दो सही है। जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्नतुकांत कहते हैं, और प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक दिखाई देता है। ये दो कथन सत्य है। आकाशदीप से है, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावर, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। महानाविक जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है चंपा के द्वारा, बुद्धगुप्त से। तो देखते रहिए प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, और साथ ही देखिएगा कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं जिस पर आपत्ति की जा सकती है। कथन है और कारण है। उर्वशी और पुरुरवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। इस कथा की प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली आई थी। कारण है, उर्वशी काव्य के आधार पर अंतः पुरुरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वे सदा के लिए साथ रहते हैं। उनके क्षणभंगुर के वियोग की भी सूचना नहीं मिलती। तो इसमें से है और कि इसका जो कथन है ये सत्य है, और सेकंड जो यानी कि कारण है वो असत्य है। अगला प्रश्न है संज्ञा के भेद के साथ मिलाना है संज्ञा शब्दों को। वाराणसी, सोना, लड़कपन, जुलाहा। तो ये हो जाएगा दूसरा। तो इसमें वाराणसी जो है
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, और आपका लड़कपन हो गया भाववाचक संज्ञा, जुलाहा हो गया जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबंधित नहीं है? नेपाल की ओर, हिमालय की ओर, ल्हासा से उत्तर की ओर या चाड की ओर? कौन सा जो है मेरी तिब्बत यात्रा से नहीं है, यानी कि उसका इसका संबंध नहीं है? तो हिमालय की ओर इसका संबंध नहीं है। मोचीराम के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताना है। चोट जब पेशे पर आती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नैवियत बदलाते हैं। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है। तो ये पंक्ति का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बदलाते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। फिर उसके बाद आएगा और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है। अगला प्रश्न है, किसी के घर कर में न कर बैठना इस दारे फानी में ठिकाने बेठिकाने और मका वरला मका खाना। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? कविता क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य। तो ये ली गई है मजदूरी और प्रेम से। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। आपको पता है कि यूजीसी नेट में अभिकथन और कारण वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। कारण है, ध्रुव स्वामी इस कारण में उपयुक्त पंक्ति कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ ही छुटकारा चाहता और मृत्यु ही उन दोनों का मिलन का सुख दे सकती है। तो ये जो है कारण भी सही है और इसकी व्याख्या मतलब जो अभिकथन है दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे की जो अभिकथन है वो जो है रीजन की सही मतलब सही कारण है। अगला प्रश्न है, रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? बोरिस इकनेबाक, जीन मोरियास, विक्टर श्लोवस्की, रोम जोकोब्सन। कौन सा जो है वो शामिल नहीं है रूपवाद आंदोलन में? तो इसमें से जीन मोरियास। कमलेश्वर ने राजा निर्वंशा की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि रूप में किसका उल्लेख किया है? नई भावभूमियों का सृजन, नई भूमिकाओं का सृजन, नई प्रेरणाओं का सृजन, नई आशाओं का सृजन। तो कमलेश्वर ने जो किया है नई भावभूमियों का सृजन किया है। अगला प्रश्न है, पात्र है और रचना सुमेलित करना है। सरजू जो है वो माटी की मूर्तों से है, मूर्त से है। जंग बहादुर जो है स्मृति की रेखाएं, मुनेसर मुर्दैया से, उपेंद्रनाथ आवारा मसीहा से। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कला और नैतिकता से अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्नलिखित में से किन के विचार पर प्रभाव दिखाई देता है? हीगल, रस्किन एवं टॉल्स्टॉय, कांट, लॉन्जाइनस। तो इसमें रस्किन और टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है,
राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं और उनकी विशेषताओं से सुमेलित करना है। तो पात्र है उसकी विशेषता है। 115 का ए बताया है। बेईमान जो है वो है मुन्नू। बीखम खेड़वी जो है वो है बाबू रामधीन। काना है राधेलाल। बीएससी पास जो है वो मास्टर मोती राम है। और इसी के साथ ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास से। गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है? गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजेडी के अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरी असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये किसका कथन है गोदान के लिए? ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? संप्रदान, अधिकरण, संबोधन या संबंध? इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? संबोधन, इसमें कारक नहीं होता है। उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है? भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचारणी का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर आधुनिकता तार्किकता का पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। सही है ये। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। ये भी सही है। उत्तर आधुनिकता मनुष्य के केंद्रीय स्थान को स्वीकार करती है। तो इसमें से ए और बी इसी में है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्यिक साधना 2 रामविलास शर्मा पुस्तक में विचारधारा शीर्षक से के अंतर्गत आए उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा नारी की स्वाधीनता, फिर उसके बाद आ जाएगा भाषा और राष्ट्र, इसके बाद आ जाएगा वेदांत और भारतीयता, फिर इसके बाद आ जाएगा वेदांत और विकासवाद, और अंत में आ जाएगा ब्रह्मा और प्रकृति। तो सही हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी में प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? 2 पहले आ जाएगा बरसात की रात, फिर उसके बाद आएगा रिमझिम बूंदों की झड़ी, फिर इसके बाद आ जाएगा चांदनी का मेघों से आंखें मुंदोवल खेलना, इसके बाद आ जाएगा बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना, और अंत में आ जाएगा बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। सेकंड सही हो जाएगा। भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति एवं राग का मिलान कीजिए। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी परीक्षा हो, रामचंद्र शुक्ल जी से कथन ना पूछे जाए, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछे, ऐसे हो नहीं सकता। और अभी तक आप देख चुके होंगे कि 5-6 प्रश्न लगभग शुक्ल जी से ही पूछे गए हैं। हालांकि उनकी कई रचनाएं लगी हैं, तो ये भी कारण है, लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल जी से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो 122 का हो जाएगा 1। तो पहला है, नूतन रीति नंदनंद की घर घर दीजत थाप। तो ये हो जाएगा राग सोरठा। सूर शीस धुनि चौकत ना वही अब काहे न मुख बोलत, राग सारंग हो जाएगा इसमें। जेदी विधि मिलन मिले में माधव सो विधि काऊ न बतावे, और इसमें हो जाएगा राग मलार। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत, और इसमें राग धनाक्षरी। अगला प्रश्न है, मैं क्षितिज ब्रुकटी पर घिर धुमिल चिंता का भार बनी अविरल रज
कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? मैं नीर भरी दुख की बदली, श्रद्धा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, या प्रथम रश्मि। किससे ये ली गई है? तो ये ली गई है मैं नीर भरी दुख की बदली से, महादेव वर्मा जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण है। सजनवा वैरी हो गए हमार सजनवा, अरे चिटिया हो तो सब कोई बाँचे, चिटिया हो तो हाय करमवा, हाय करमवा। इस गीत को गाने का भाव, कारण यह है कि गायक इस गीत को उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उससे अब नहीं मिल रहा है। चिट्ठी को सब पढ़ते हैं, करम को कौन कहे, यह छोकरा नाच का गीत है। तो ये इसके जो कथन है ये भी सही है और इसकी ये व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है 125 और 25 ही प्रश्न अब बचे हैं। महाभोज जो नाट्य रूपांतरण किया गया था उपन्यास से, इसमें पात्र और उसकी भूमिका मतलब मिलान करनी है, उसमें क्या भूमिका है। तो 125 का जो है पहला सही है। तो इसमें है नरोत्तम दास प्रेस रिपोर्टर हैं और मोहन सिंह जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। दत्ता साहब जो हैं वो मशाल जो है साप्ताहिक के संपादक हैं। भवानी जो है मशाल के सहायक संपादक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 126 का है 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 127 प्रश्न है, 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछली भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्ति कौन से उपशीर्षक से ली गई है? यह सन 14 की बात है, जुलाई 1915, 4 साल पहले की बात है। फिर बस्ती सन 1916 किससे ये ली गई है? तो 127 का है, यह सन 14 की बात है। अगला प्रश्न है, भारत भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसको 128 का उत्तर है सेकंड। तो सबसे पहले आ जाएंगे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उसके बाद हो जाएगा, वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया, मानो प्रकृति से ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। इसके बाद आएगा, यदि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। उसके बाद हो जाएगा बी, अच्छा सी, अच्छा उससे पहले डी हो जाएगा, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने आतिथ्य सत्कार से फिर भी न जो रूखे रहे। और फिर इसके बाद में ए आ जाएगा और उसके बाद में बी, जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, आध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। तो इसमें ये सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी सूत्र सत्वोद्रेक के आधार पर रस की वैशिष्ट्यों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा थर्ड सही। सबसे पहले आएगा रस खंड है, उसके बाद आ जाएगा रस स्वप्रकाशित है, फिर आ जाएगा रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, इसके बाद आ जाएगा ए रस ब्राह्य स्वाद सहोदर है, ब्रह्मानंद सहोदर होगा। इसके बाद आ जाएगा अंत में रस आनंद में है एवं लोकोक्तर चमत्कार प्राण है। तो इसके साथ तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने हैं, 130 है और 130 का उत्तर दिया है तीसरा। तो पहला है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडन। तो इसका है शरहपा, गंगा जमुना मझारे बहरनाई, और ये कथन हो गया डोंबी पाका। कौवा तरवर पंच बिड़ाल
चंचल चिए पैठे काल, ये कथन होगा उल्लू इप्पा का। और हेरी ये मेरी लैला बाड़ी खसमे समतूला, और ये हो जाएगा शबरपाकी। और ये क्योंकि मूल प्रश्न से लिए गए, हो सकता है आपको क्वालिटी अच्छी ना दिखे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे। मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है? 131 का हो जाएगा 3, बी और ई। प्रेमाश्रु और रानी ज्ञानी बहावे, अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसे रही कि रस की गगरियां। मदन मोहिनी जिन पर आठों प्रहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर हम इक्को आंसू न बहाए। और ये भी है कि तुम कभी लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हैं। यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही इन्हें गिन जाते। ये भी कथन इसी से लिया गया है। और 131 का 30 बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। उपरोक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? दिल्ली दरबार दर्पण, मजदूरी और प्रेम, संस्कृति और सौंदर्य, और मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये लिया गया है संस्कृति और सौंदर्य से। अगला प्रश्न है, कुछ ही प्रश्न बाकी है। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो के उपरोक्त पहेली का उत्तर बताना है। अब देखो पहेली तो पूछी जाती थी, ये पहेली किसकी, अब लेकिन पहेली का अर्थ भी पूछे जाने लगा। ये पहेली का अर्थ क्या है या इसका उत्तर क्या है? नाव, धूप, चौकी या दिया। तो इसका हो जाएगा 133 का दिया। और ये दिया, ये वाला दीपक वाला या दीपक आ जाए तो ये दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है 34वां 134, असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी की। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 या पुरुष 4 के द्वारा? तो ये पुरुष 4 के द्वारा कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नौनिहाल की आंखों का रंग कौन सा है? तो इसमें पीली पीली आंखें हैं। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका है? हीगल, कांट, हेरोदोटस, विको। किसका है ये कथन? तो ये है हीगल का। अगला प्रश्न है, फूल के बड़े कटोरे में बाजार का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से या किस रचना से ली गई है? किस रचना से ली गई है? ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें, जामुन का पेड़, एक कहानी। यह भी ये किससे ली गई है? ठकुरी बाबा से। प्रयाग मेले का वर्णन है इसमें। 19वीं सदी में प्रजाति सिद्धांत, रेस थियरी जब भारत पर लागू हुई तब 2 अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ को अलग अलग जाति का बता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यधिक खिन्न हुए क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। ये और कारण है। आर्यों और द्रविड़ों की परस्पर भिन्न बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं 2 अलग अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती है, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। तो बताइए, तो 138 का ये कथन भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या भी कर रहे हैं। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। 139 का है, निम्नलिखित पंक्तियां जो कामायनी की है जयशंकर प्रसाद की कौन से सर्ग से उद्धृत है? पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, लज्जा, श्रद्धा, ईड़ा, आशा। किससे लिया गया है ये? तो ये लिया गया है श्रद्धा से।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आत्मकथा है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, अन्य से अनन्या तक प्रभा खेतान, शब्द काया सुनीता जैन, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की ये आत्मकथा है और ये सब महिला लेखिका हैं, उनकी आत्मकथा है। और अब आ गया है आपका एक पूरा जो है गद्यांश दिया गया है और उसके अनुसार आपको उत्तर बताना है। तो पूरा आप गद्यांश पढ़ सकते हैं और मैं इसके उत्तर ही बता देती हूँ, क्योंकि गद्यांश अगर पूरा पढ़ेंगे तो समय लगेगा, इससे अच्छा है कि बता दें। और बहुत सरल गद्यांश दिया हुआ है इस बार, तो बहुत ज़्यादा सरल। तो पहला प्रश्न, गद्यांश में किसे दिखावा मात्र कहा गया है? तो किसे कहा गया? धन की पूजा को। अगला प्रश्न है, मनुष्य समाज किसे याद रखता है? स्वार्थी व्यक्ति को, अर्थ को केंद्र में रखने वाले व्यक्ति को, प्रकृति के लिए जीने वाले व्यक्ति को, मनुष्यता को केंद्र में रखने वाले व्यक्ति को। किसको कहता है? तो ये कहता है 142 का 4 मनुष्यता को केंद्र में रखने वाले को। 143 है, प्रजा के लिए कौन सा राजा प्यारा होता है? जनता के मन को समझने वाला, जनता को धन देने वाला, जनता को भुला देने वाला, जनता को नौकरी देने वाला। कौन सा जनता को प्यारा होता है? तो जनता को प्यारा होता है जनता के मन को समझने वाला। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक बताइए या सबसे सटीक शीर्षक लिखिए। तो सबसे सटीक क्या होगा? धनोपार्जन, व्यापार उन्नति, मनुष्यता, स्मारक निर्माण। तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा मनुष्यता। मनुष्यता की असली पहचान क्या है? धन कमाना, व्यवहार और धर्म, मनुष्य का कर्म और व्यवहार, देश के लिए गर्व। और ये सभी जो प्रश्नों का उत्तर आपको इस अनुच्छेद के अनुसार देने हैं, अपने मन से नहीं देने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या है? मनुष्य का कर्म और व्यवहार। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर होने वाली बहसें किसी से कोई संबंध नहीं रखती। किससे कोई संबंध नहीं रखती? आर्थिक स्थिति से, प्रकृति से, व्यवहारिकता से या भाषा से। तो किससे नहीं रखती? व्यवहारिकता से। अगला प्रश्न है, धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का लाभ किस व्यावसायिक इकाई ने सबसे अधिक उठाया है? चमड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग, पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग ने सबसे ज्यादा उठाया है इसके अनुसार। ऐसा नहीं आप अनुच्छेद के उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन कई बार वो जो उत्तर हैं वो आप सही नहीं निकल पाते हैं। विद्वान प्रकृति के असंतुलन का कारण क्या मानते हैं? जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, अनभिज्ञता, तकनीकी का विकास। तो क्या मानते हैं? तकनीकी का विकास। आप जो पढ़ेंगे इसको अनुच्छेद को, तो आपको उत्तर बहुत ही एक उत्तर निकलने के बाद सारे उत्तर निकलने लगे, मतलब बहुत कठिन नहीं है। प्रत्येक भारतीय परंपरा के पीछे क्या होना अनिवार्य है? केवल विश्वास, केवल आस्था, वैज्ञानिक तथ्य या कल्पना। तो इसमें क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक तथ्य। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर बार ही सरल जो है आपको दिया जाए, कई बार बहुत कठिन जो है ये दिया जाता है अनुच्छेद या गद्यांश आपको। आधुनिकता के नाम पर परंपरा को अंधविश्वास घोषित करने वाले किससे अनभिज्ञ हैं? धर्म से, राजनीति से, आधुनिकता से, भारतीय संस्कृति से। तो किससे अनभिज्ञ है? भारतीय संस्कृति से। तो ये हो गया यहाँ पर आपके 150 प्रश्न। आपके 150 में से कितने जो सही हैं वो आपको बताने हैं। 150 में से कितने आपने सही किए या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या अनुभव मिला कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, और आपको पढ़ने के साथ साथ आपको सोल्व भी करना है प्रश्न पत्रों को। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इसमें सोल्व आपको मिले महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझ आधारित बहुत है। तो आप PYQs जरूर सोल्व कर लीजिएगा, हमारे YouTube चैनल पर भी ये मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? आपको सारी जो रचनाएं हैं उनको क्रम से याद रखना है। साथ ही साथ उनके पात्रों की उनका जो महत्व है, उस रचना में जो भी रचनाएं दी गई हैं उस रचना में क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ उस रचना में उनका व्यवहार कैसा है ये भी आपको बताना है। ये चीज़ अब नई ऐड हुई है, तो आप
बताइए 150 में से कितने प्रश्न सही करें। कोई किसी प्रश्न में आपत्ति हो तो वो भी कमेंट कर दिएगा, और कैसी लगी आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।